नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स की कुछ सबसे अजीब, सबसे एक्सट्रीम चीजों के बारे में, ब्लैक होल्स। कभी सोचा है कोई ऐसी जगह जहां ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा हो इतना ज्यादा कि लाइट भी, जो यूनिवर्स में सबसे तेज है, वो भी वहां से भाग नहीं सकती? हाँ। आखिर ये है क्या चीज, बनते कैसे हैं ये, और सबसे जरूरी बात, हमें इनसे क्या लेना देना, क्यों जाने इनके बारे में? हाँ, ये सवाल तो है। तो चलिए आज इसी मिस्ट्री में थोड़ा गहरा उतरते हैं। ये वो जगह है, कहते हैं, जहां टाइम धीमा हो जाता है, स्पेस खिंच जाता है। और फिजिक्स के नियम शायद वो भी जवाब दे जाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज साफ करते हैं, ये ब्लैक होल कोई आसमान में छेद नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई खाली जगह या सुरंग नहीं है। ये स्पेस में एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज। कैसी चीज? एक ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा मास, बहुत सारा पदार्थ एक बहुत ही छोटी सी जगह में पैक हो गया है। अच्छा, कितना छोटा, अंदाजा कैसे लगाएं? इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए हम पूरी पृथ्वी को लेते हैं। ठीक है। और उसे किसी तरह दबाकर एकदम छोटा करके एक कंचे मतलब मार्बल जितना बना दें। पूरी पृथ्वी एक कंचे जितनी? हाँ, तो उसका सारा वजन, सारा मास उसी नन्ही सी जगह में आ जाएगा। उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व बेहिसाब बढ़ जाएगा। और फिर उसकी ग्रेविटी? वो इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि उसके पास से गुजरने वाली कोई भी चीज, लाइट भी, वो उसे खींच लेगा और वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। बाप रे। बस कुछ ऐसा ही होता है जब कोई बहुत बड़ा तारा, हमारे सूरज से कई गुना बड़ा, अपनी लाइफ के आखिर में अपने ही वजन से अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाता है। और आपने कहा लाइट भी बाहर नहीं आ सकती, तो इसके चारों तरफ एक बाउंड्री जैसी होगी? हाँ, बिल्कुल। इस ब्लैक होल के चारों तरफ एक अदृश्य सीमा होती है। इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन? हाँ, इसे आप कह सकते हैं कॉस्मिक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार कोई चीज, धूल, ग्रह, यहां तक कि लाइट इसे पार कर ले तो वो हमेशा के लिए अंदर, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तो ये बनते हैं तारों के मरने से। लेकिन क्या हर तारा मरने पर ब्लैक होल बनता है? नहीं, हर तारा नहीं। ये एक जरूरी बात है। ब्लैक होल्स बनते तो हैं बड़े तारों से, लेकिन हर बड़ा तारा ब्लैक होल नहीं बनता। अच्छा, तो कौन से तारे बनते हैं? सिर्फ वो तारे जो बहुत ज्यादा भारी हों, मतलब हमारे सूरज से कम 20 या 25 गुना ज्यादा भारी। ओके, 20-25 गुना। तो इनके साथ क्या होता है आखिर में? देखिए, जब इन बड़े तारों का न्यूक्लियर फ्यूल, उनका ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, हाँ, तो अंदर से बाहर की तरफ जो दबाव बन रहा था वो रुक जाता है। अब सिर्फ एक ही चीज काम करती है, ग्रेविटी। वो तारे को अंदर की तरफ खींचती है। और फिर? अक्सर तारा पहले एक जबरदस्त धमाके में फटता है। इसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा, सुना है इसके बारे में। हाँ, इस धमाके के बाद जो तारे का अंदरूनी हिस्सा बचता है, जिसे कोर कहते हैं, अगर वो अब भी काफी भारी है। कितना भारी, कोई अंदाजा? अगर उस कोर का वजन हमारे सूरज से लगभग 3 गुना या उससे ज्यादा है। 3 गुना? ओके। तो उसकी अपनी ग्रेविटी इतनी ताकतवर होती है कि कोई भी चीज उसे और सिकुड़ने से रोक नहीं पाती। वो बस अंदर और अंदर ढहता चला जाता है और बन जाता है ब्लैक होल। अगर कोर थोड़ा हल्का हो तो वो न्यूट्रॉन स्टार जैसी कोई और चीज बन सकता है। तो हाँ, ब्लैक होल बनना सिर्फ सबसे विशाल तारों की किस्मत में लिखा है। अच्छा, तो इसका मतलब जैसे तारे अलग अलग साइज के होते हैं, वैसे ही ब्लैक होल भी अलग अलग तरह के होते होंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सही। मोटे तौर पर हम 2 तरह के ब्लैक होल्स को ज्यादा जानते हैं या ज्यादा देखते हैं। कौन कौन से? एक तो है स्टेलर ब्लैक होल्स। स्टेलर मतलब तारों वाले? हाँ, वही जो भी हमने बात की। एक अकेले बड़े तारे के मरने से बनते हैं। इनका वजन हमारे सूरज से कुछ गुना ज्यादा होता है। मान लीजिए 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना तक। और ये कहाँ मिलते हैं? हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, या वहां बिखरे हुए। ठीक है। और दूसरी तरह के, आपने सुपर मैसिव का नाम लिया था। हाँ, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, ये असली दैत्य हैं। सुपर मैसिव। कितने बड़े? इनका वजन सोचिए, हमारे सूरज से लाखों गुना, करोड़ों गुना, यहाँ तक कि अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। अरबों गुना? ये कैसे मुमकिन है? एक तारा मरने से इतना बड़ा ब्लैक होल तो नहीं बन सकता। सही सवाल है, और इसका पक्का जवाब अभी भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। ये एक बड़ी पहेली है। तो क्या अंदाजा है कैसे बने होंगे ये? शायद ये यूनिवर्स की शुरुआत में बने हो, जब बहुत सारी गैस और छोटे ब्लैक होल्स आपस में मिलकर बड़े हो गए हों। या फिर ये अरबों सालों से धीरे धीरे आसपास की गैस, धूल, तारों को खाते खाते इतने बड़े हो गए हों। अच्छा, और ये मिलते कहाँ हैं? दिलचस्प बात यह है कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में,
केंद्र में पाए जाते हैं। हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में हाँ। हमारी अपनी मिल्की वे में भी? जी हाँ, हमारी मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। उसका नाम भी है सैजिटेरियस ए स्टार। वाओ, सैजिटेरियस ए। और कभी कभी वो इंटरमीडिएट साइज के ब्लैक होल की भी बात होती है। हाँ, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स ये थोड़े कम पाए जाते हैं और थोड़े रहस्यमयी हैं। ये स्टेलर से बड़े होते हैं, लेकिन सुपर मैसिव जितने बड़े नहीं। बीच के साइज वाले। हाँ, कह सकते हैं। शायद ये छोटी गैलेक्सीज के सेंटर में हो, या फिर जहां बहुत सारे तारे एक साथ होते हैं उन स्टार क्लस्टर्स में बनते हों। इनके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा डरावना लगता है मुझे। अंदर क्या होता है अगर कोई इवेंट होराइजन पार कर ले तो? मैंने वो स्पगेटी वाली बात सुनी है, क्या वो सच है? हाँ, वो स्पेगेटिफिकेशन वाली बात, वो हाँ। बिल्कुल सच है, खासकर छोटे स्टेलर ब्लैक होल्स के पास। स्पेगेटिफिकेशन, ये नाम भी। हाँ, वैज्ञानिक इसे यही कहते हैं। होता यह है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी का खिंचाव इतना अलग होता है पास और दूर के हिस्सों पर कि अगर कोई चीज, मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट, उसके बहुत करीब चला जाए तो उसके सिर पर लगने वाला खिंचाव उसके पैरों पर लगने वाले खिंचाव से कहीं ज्यादा होगा। ये फर्क उस चीज को लंबाई में खींच देगा और साइड से दबा देगा, जैसे स्पेगेटी नूडल। बिल्कुल, इसीलिए इसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। उफ, ये तो सुनने में ही अजीब है। और टाइम का क्या? वो सच में धीमा हो जाता है वहां? हाँ, ग्रेविटी का असर टाइम पर भी पड़ता है। आइंस्टाइन की थ्योरी यही कहती है। अगर आप दूर से, सुरक्षित दूरी से किसी को ब्लैक होल में गिरते हुए देखें, हाँ। जैसे जैसे वो इवेंट होराइजन के पास पहुंचेगा, आपको लगेगा कि वो धीरे होता जा रहा है, और धीमे और धीमे, और फिर और इवेंट होराइजन पर पहुंचकर ऐसा लगेगा जैसे वो वही जम गया हो, फ्रीज हो गया वो हमेशा के लिए। लेकिन असल में वो इवेंट होराइजन को पार करके अंदर जा चुका होगा। ये बस बाहर से देखने वाले का नजरिया है। वाह, और अंदर बिल्कुल सेंटर में क्या है? वो सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी? हाँ, माना जाता है कि इवेंट होराइजन के अंदर एकदम सेंटर में एक पॉइंट है, सिंगुलैरिटी। क्या है वो पॉइंट? ये वो जगह है जहां ब्लैक होल का सारा मास, सारा वजन सिमटा हुआ माना जाता है। एक ऐसा पॉइंट जहां डेंसिटी अनंत है, इन्फिनिट। अनंत डेंसिटी? हाँ, और यहां स्पेस और टाइम का मतलब ही खत्म हो जाता है। फिजिक्स के हमारे सारे नियम जो हम जानते हैं वो यहां काम करना बंद कर देते हैं। तो हम नहीं जानते वहां क्या होता है? ठीक नहीं। सिंगुलैरिटी पर असल में क्या होता है, ये आज भी साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। इवेंट होराइजन के अंदर एक और अजीब बात होती है। क्या? स्पेस और टाइम अपनी भूमिका बदल लेते हैं। हाँ। जैसे हमारे लिए टाइम में आगे बढ़ना जरूरी है, हम पीछे नहीं जा सकते। हाँ, वो तो है। वैसे ही इवेंट होराइजन के अंदर सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ना जरूरी हो जाता है। स्पेस में वापस बाहर की तरफ जाना नामुमकिन हो जाता है। मतलब एक तरफा रास्ता। हाँ, एक वन वे कॉस्मिक ट्रैप। ये सब सुनकर तो ऐसे ही लगता है कि ब्लैक होल तो यूनिवर्स के राक्षस हैं, घूमते फिरते वैक्यूम क्लीनर जो सब कुछ निगल जाते हैं। हाँ, ये ख्याल बहुत आम है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। क्यों नहीं? इतनी जबरदस्त ग्रेविटी है। ग्रेविटी तो है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका वो जानलेवा असर सिर्फ उनके बहुत पास जाने पर होता है, इवेंट होराइजन के आसपास। अगर आप दूर हैं तो ब्लैक होल का बर्ताव किसी भी दूसरी भारी चीज जैसा ही होता है, जैसे कोई तारा या ग्रह। उसकी ग्रेविटी उतनी ही दूरी पर उतनी ही होगी जितना उसी मास के किसी तारे की होती। मतलब एक उदाहरण दे। मान लीजिए अगर हम किसी जादू से सूरज को हटा दें और ठीक उसी वजन का, उसी मास का एक ब्लैक होल वहां रख दें, ठीक है, तो क्या होगा? पृथ्वी खिंच जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह जैसे आज सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, वो वैसे ही उस ब्लैक होल का चक्कर लगाते रहेंगे। ऑर्बिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच में? हाँ, बस सूरज की रोशनी और गर्मी नहीं मिलेगी तो यहां सब जम जाएगा, भयानक ठंड हो जाएगी, लेकिन हम खिंचकर अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो ब्लैक होल कोई शिकारी नहीं है जो यूनिवर्स में घूम घूम कर चीजों को पकड़ रहे हो। वो सिर्फ उसी चीज को खाते हैं जो गलती से या भटक कर उनके बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। चलिए, ये सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी ये इतने अजीब है, इतने दूर है, हमें इनकी इतनी फिक्र क्यों करनी चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि ये सुनने में कूल लगते हैं? कूल और मिस्टीरियस तो ये हैं ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ब्लैक होल्स हमारे लिए जरूरी हैं क्योंकि ये एक तरह से प्रकृति की एक्सट्रीम लेबोरेटरीज हैं। ये वो जगह हैं जहां ग्रेविटी अपने सबसे चरम रूप में होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो महान थ्योरी है, जनरल रिलेटिविटी, उसे टेस्ट करने का मौका मिलता है। ऐसी कंडीशंस में टेस्ट करने का जो हम धरती पर कभी बना ही नहीं सकते।
मतलब ये आइंस्टाइन की थ्योरी को परखने में मदद करते हैं। हाँ, परखने में और शायद ये समझने में भी कि उस थ्योरी की सीमाएं क्या हैं, कहाँ जाकर वो भी काम करना बंद कर देती है। अच्छा। और इससे भी जरूरी शायद ये है कि ब्लैक होल्स वो जगह हैं जहां हमारी फिजिक्स की दो सबसे बड़ी और कामयाब थ्योरीज, कौन सी दो? एक जनरल रिलेटिविटी जो बड़े स्केल पर ग्रेविटी, स्पेस और टाइम को समझाती है, और दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स जो बहुत छोटे स्केल पर एटम्स और पार्टिकल्स की दुनिया को समझाती है। हाँ, सुना है इनके बारे में। ब्लैक होल्स, खासकर उनकी सिंगुलैरिटी के पास, वो जगह है जहां ये दोनों थ्योरीज टकराती हैं और हमारी समझ जवाब दे जाती है। तो ये उन दोनों के बीच की गुत्थी सुलझाने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल्स को समझकर ही हम शायद फिजिक्स की अगली बड़ी थ्योरी ढूंढ पाएंगे, एक ऐसी थ्योरी जो ग्रेविटी और क्वांटम दुनिया दोनों को एक साथ समझा सके। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी। इसे ढूंढना आज फिजिक्स का सबसे बड़ा लक्ष्य, होली ग्रेल, माना जाता है। होली ग्रेल। तो ब्लैक होल्स हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे राज खोलने की चाबी दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो हमें यूनिवर्स के बुनियादी नियमों को समझने में मदद कर सकते हैं। वाह, ये तो वाकई बहुत जरूरी है। और आपने शुरू में गैलेक्सीज की भी बात की थी, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और गैलेक्सी। हाँ, वो जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर में बैठे हैं, वो सिर्फ वहां चुपचाप नहीं बैठे। ऐसा लगता है कि उनका गैलेक्सी के बनने और उसके विकास, उसके एवोल्यूशन में बहुत बड़ा हाथ है। कैसे? वो तो चीजों को निगलते हैं ना। हाँ, लेकिन उनसे निकलने वाली जबरदस्त एनर्जी, वो जेट्स और रेडिएशन जो उनसे निकलती हैं। जेट्स? ब्लैक होल से कुछ निकलता भी है? हाँ, जब मैटर उनके चारों तरफ डिस्क में घूमती हैं और अंदर गिरती हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कई बार ये एनर्जी पोल से तेज जेट्स की शक्ल में बाहर निकलती है। अच्छा, तो इन जेट्स का क्या असर होता है? ये जेट्स और रेडिएशन पूरी गैलेक्सी में फैलकर ये कंट्रोल कर सकते हैं कि नए तारे कितनी तेजी से बन रहे हैं। मतलब वो गैलेक्सी के विकास को रेगुलेट करते हैं। तो एक तरह से विरोधाभास है। जो चीजें इतनी विनाशकारी लगती हैं, वही गैलेक्सी को बनाने और संवारने में मदद करती हैं। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प पहलू है। शायद इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बिना हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज आज जैसी हैं वैसी बन ही नहीं पाती। और इन्हें हम देखते कैसे हैं? अगर लाइट भी बाहर नहीं आती, मैंने कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में सुना था, जैसे ब्लैक होल गाते हो। हाँ, गाना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ग्रेविटेशनल वेव्स एक तरीका है। वो क्या है? जब दो भारी चीजें, जैसे दो ब्लैक होल या दो न्यूट्रॉन स्टार, एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए बहुत तेजी से घूमते हैं और आखिर में टकरा के मिल जाते हैं, हाँ, तो वो अपने आसपास के स्पेस टाइम में लहरें पैदा करते हैं। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं, वैसे ही इन्हें ही ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। और ये लहरें हम तक पहुंचती हैं? हाँ, ये पूरे यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से फैलती हैं। और कमाल की बात यह है कि 2015 में पहली बार हमने धरती पर खास डिटेक्टर से इन लहरों को पकड़ा। सच में? हमने डिटेक्ट कर लिया? जी हाँ, लाइगो और वर्गो जैसे डिटेक्टर्स ने। ये खगोल विज्ञान में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इसने हमें यूनिवर्स को देखने का नहीं बल्कि सुनने का एक नया तरीका दिया है। कमाल है। स्पिगेटी से लेकर स्पेस टाइम की लहरों तक। लगता है ब्लैक होल अजीब चीजों से भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है अभी बहुत कुछ है जो हम इनके बारे में नहीं जानते। ओ बिल्कुल, अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता। जैसे कि वो इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, ये क्या है? सवाल ये है कि जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी सारी जानकारी, वो किस चीज से बनी थी, उसका क्या तापमान था वगैरह, उसका क्या होता है, क्या वो जानकारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है? क्यों? क्या इससे कोई दिक्कत है? दिक्कत यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक बुनियादी नियम कहता है कि जानकारी कभी नष्ट नहीं होती। तो अगर ब्लैक होल जानकारी नष्ट कर देते हैं तो यहाँ फिजिक्स के दो नियम टकरा रहे हैं। अच्छा, तो क्या वो जानकारी कहीं स्टोर होती है या बच जाती है? यही तो पहेली है। कोई कहता है इवेंट होराइजन पर स्टोर होती है, कोई कहता है हॉकिंग रेडिएशन में बाहर आती है। अभी तक पक्का जवाब नहीं है। और सिंगुलैरिटी का रहस्य तो है ही। हाँ, कि वहां असल में क्या है, और क्या वो किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो सकते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, वर्म होल। हाँ, ये साइंस फिक्शन का पसंदीदा आइडिया है। थ्योरी में तो शायद मुमकिन हो, लेकिन क्या असलियत में ऐसा होता है, हम नहीं जानते। अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। और क्या ये हमेशा रहेंगे ब्लैक होल,
या इनका भी अंत होता है? स्टीफन हॉकिंग ने कुछ कहा था ना इस बारे में। हाँ, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी बात कही थी। उन्होंने दिखाया कि क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। मतलब? उनके इवेंट होराइजन के ठीक बाहर से पार्टिकल्स लगातार पैदा होते रहते हैं और इस प्रोसेस में ब्लैक होल बहुत बहुत धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोते हैं। इसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। हॉकिंग रेडिएशन, तो इससे क्या होता है? इसका मतलब है कि ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते। वो अरबों खरबों खरबों साल में बहुत धीरे धीरे वाष्पित होकर, इवेपोरेट होकर खत्म हो सकते हैं। इतनी सालों में? हाँ, छोटे ब्लैक होल जल्दी खत्म होंगे, बड़े वाले बहुत ज्यादा समय लेंगे। लेकिन ये थ्योरी भी ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम थी। और वो छोटे वाले ब्लैक होल्स, प्राइमोर्डियल? हाँ, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, ये वो काल्पनिक ब्लैक होल्स हैं जो शायद यूनिवर्स बनने के फौरन बाद बिग बैंग के समय बने होंगे। अगर ये सच में है तो ये बहुत छोटे हो सकते हैं, शायद एक एटम जितने भी। और कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद ये यूनिवर्स के उस रहस्यमयी डार्क मैटर का हिस्सा हो जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। वाह, कितने सारे रहस्य इनसे जुड़े हुए। तो कुल मिलाकर ये ब्लैक होल जितने डरावने लगते हैं सुनने में, उतने ही फैसिनेटिंग भी हैं और जरूरी भी। हाँ, डरावने शायद सिर्फ तब अगर आप उनके बहुत करीब हों, वरना ये यूनिवर्स को समझने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये हमें दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी एक्सट्रीम हो सकती है और हमारे यूनिवर्स के नियम कितने अजीब और अद्भुत हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ विनाश करने वाले राक्षस नहीं हैं, ये शिक्षक हैं। ये हमें अपनी समझ पर सवाल उठाने और यूनिवर्स को और गहराई से जानने के लिए मजबूर करते हैं। तो अगली बार जब रात में आसमान को देखें, हाँ, तो याद रखिएगा, उस अंधेरे में बहुत गहरे में कहीं छिपे हुए ये विशाल कॉस्मिक इंजन है जो चुपचाप गैलेक्सीज की किस्मत तय कर रहे हैं। शायद हमारी अपनी कहानी भी। ये सिर्फ काले गड्ढे नहीं है। नहीं, ये ब्रह्मांड के अनसुने किस्से सुनाने वाले कहानीकार हैं। और कौन जाने अभी और कितने रहस्य हैं, कितनी कहानियां हैं जो यूनिवर्स ने अपने सीने में छिपा रखी हैं और जिनके खुलने का हम इंतजार कर रहे हैं।